साथ हूँ, लेकिन आज के मेरा ब्लॉग नहीं है क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में खास मेहमान से मिलाने वाली हूँ। आप हमारे साथ मौजूद हैं, भुवन कापड़ी जी हैं जो कि प्रदेश महामंत्री वर्तमान में हैं और पूर्व कांग्रेस युवा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सर, आपको बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं। सर, सबसे पहले मैं पूछूंगी आप कैसे हैं इस कोरोना काल में, आप कैसे रह रहे हैं? बढ़िया है, सावधान है, सुरक्षित है। तो सर के परिचय में मैं आप लोगों को पहले बता दूं, हालांकि सर एक राजनेता है, लेकिन मैं इनको पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं आपको, मैं राजनेता के तौर पर नहीं देखती, मैं इन्हें एक समाज सेवी के तौर पर देखती हूं। क्योंकि जिस तरीके से मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे जितनी भी समस्याएं आई हैं सर ने हमेशा मेरी समस्याओं का समाधान किया है, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू आपको कहूंगी सर। तो चलिए फिलहाल थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं। तो सर, जिस तरीके से इस समय कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, हम सभी को पता है, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि उत्तराखंड में पहले मामले बहुत कम थे, लेकिन अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, चाहे हम बात करें हरिद्वार की, देहरादून की बात करें, चाहे हम खटीमा की बात करें, लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। तो सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या जनता की लापरवाही से आप देख रहे हैं या फिर सरकार की नाकामी के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जो कोरोना जो बीमारी कोविड-19 फैल रहा है, ये सरकार अपने प्रयास तो कर रही है, लेकिन सरकार को जिस तरीके के प्रयास करने चाहिए वो प्रयास नहीं कर रही है। मेरा मानना है जैसे कि उन्होंने कोविड सेंटर बनाए हुए हैं और आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं, जहाँ लोग जो संक्रमित निकल रहे हैं उन लोगों को पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं है कि एक दूसरे से लोग संक्रमित नहीं हों। जैसे हाल ही में खटीमा का मामला था, पंचनगर में यहाँ से लगभग 100 लोगों को वहाँ खटीमा के शिफ्ट किया गया था। तो 18 कमरों में जो है कि 3 शौचालय की व्यवस्था थी जो भी प्रॉपर नहीं थे, और उसमें भी लेडीज़ के लिए अलग नहीं था, जेंट्स लेडीज़ का अलग अलग नहीं था, और उनके खाने की व्यवस्था में जो 16 करीब छोटे बच्चे थे उसमें, उन बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार कहीं कहीं लापरवाही जो है कि इसमें बरत रही है। जो मेरा मानना है कि सरकार को जो व्यवस्था है वो दुरुस्त देनी चाहिए। जैसे, और दूसरी बात यह कि एक डर का माहौल, एक भय का माहौल कोरोना से जो हमारे समाज में आज बन गया है, कि अगर हम देखें जो भी मृत्यु दर है, जिन लोगों की डेथ हुई है, वो कोरोना से पहले किसी और बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन जो है कि कोरोना के सिम्टम्स लगने पर उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। हमारे अभी खटीमा राजीव नगर का मामला है, प्रदीप चौधरी जी थे, उनकी बेटी प्रिया चौधरी ने बहुत मजबूती से उसमें आवाज़ भी उठाई, हम लोग उनके साथ भी खड़े हुए, कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने जो भी सरकार के जितनी नंबर हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सबको फ़ोन किया उनके इलाज के लिए। तो उनको लगभग 3 घंटे बाद एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाई। एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बाद जब उनको सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो कोरोना सिम्टम्स रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव निकला, तो उनको रुद्रपुर रेफर कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उनको समय पे ऑक्सीजन की जरूरत थी। उसके बाद 3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो है कि वो नेगेटिव आती है। तो समझिए कि आप एक डर के माहौल से और एक लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वाकई इस आलम में ये जो माहौल हो गया, यहाँ पर लोग कोरोना से कम डरे, लेकिन सरकार की अव्यवस्थाओं से इसका ज्यादा डर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। अगर हम बात करें पिछले दिनों सुशीला तिवारी अस्पताल में कोई मरीज था, वो 24 घंटे से लापता अस्पताल से था, लेकिन आखिरकार 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था, उसके बाद वो उसी वार्ड के बाथरूम में पड़ा मिला शव। अब सोचिए कि कितनी बड़ी नजरअंदाजगी सरकार की सेवाएं वहां पर दिखाई पड़ती है, साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वाकई जनता डरी हुई है, वो नहीं चाहती कि वो बाहर जाए, उसे पता है कि सरकार के क्या तंत्र हैं, क्या काम है और किस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हुई है। लेकिन इसी कड़ी में अगर विपरीत हम बात करें तो सर, कोरोना का टाइम था, जिस तरीके से हम सभी देख रहे थे, आपने बढ़ चढ़कर आप मैदान में उतरे, आपने लोगों को उनकी सेवाएं दी हैं, आपने प्रवासी लोगों को खाना खिलाया। सोशल मीडिया पर मैंने देखा आपको काफी आप लोगों की सेवाएं कर रहे थे। तो नहीं लगता कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? जगह जगह हर स्टेट में सरकार को एकदम सख्त होकर काम करना पड़ेगा, ताकि जो उनकी निचली जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी मजबूत हो सके, ताकि इंसान एटलीस्ट इस समय डर के माहौल में ना जिए। देखिए, जिस समय कोरोना स्टार्ट हुआ उस समय सारे सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने, प्रशासन ने, सब ने मिलकर बहुत जोरों से काम किया। हम लोगों ने भी 51 दिन तक खाना बनाने का काम किया, 1000-1200 लोगों को प्रतिदिन हम भोजन पहुंचा रहे थे। उसके बाद जब विलेज क्वारंटीन स्टार्ट हुआ तो हमने भोजन व्यवस्था बंद कर गाँव में जो स्कूलों में लोग रह रहे थे, कि जहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी लेकिन पानी की बड़ी समस्या थी, तो उन लोगों को सैनिटाइजर, मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड और जो है कि रोज प्रति व्यक्ति 2 लीटर पानी देने का काम हम लोगों ने लगातार 30-35 दिन तक किया, जब तक कि विलेज क्वारंटीन चला।
लेकिन अगर हम आज बात करें कि कोरोना की असली लड़ाई अब शुरू हो रही है, एग्जैक्टली आज प्रशासन ये भूल जा रहा है कि जहां वो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, उन जोनों में कई ऐसे असक्षम लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं। उनके खाने की, सब्जी की, तेल की व्यवस्था उनके घरों में 20 दिन 14 दिन आप बंद रख रहे हैं। पहले चरण में आप 14 दिन उनको कंटेनमेंट जोन में रख रहे हैं। अगर वहाँ दूसरे कोई लोग निकल गए तो फिर 14 दिन आप और बढ़ा रहे हैं। तो इस 28 दिन के पीरियड में वो कैसे खाएंगे, उनके खाने की भी क्या व्यवस्था होगी, इसमें प्रशासन आज बहुत लापरवाह है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि आज सरकार को कोरोना से जो डर का माहौल सरकार ने ही पैदा किया, उस माहौल को खत्म कर अवेयरनेस का भी मामला चलाना चाहिए। और साथ ही जो हमारे इतने बड़े बड़े अस्पताल, जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जो शहरों में बने हुए हैं सब जगहों पर, उन पर कंपलसरी करना चाहिए कि कोई कोरोना पेशेंट अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो आप उसका जो है कि उसको आप एडमिट जरूर करेंगे, उसके प्राथमिक उपचार जरूर शुरू करेंगे और आइसोलेशन वार्ड आप वहाँ कंपलसरी बनाएंगे। और आज तो तकनीक कोरोना में इतनी आगे बढ़ गई है कि आज कोरोना टेस्ट का जो है 10 मिनट में रिजल्ट आता है। जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको सरकार ने अब लेना चाहिए, उसकी शुरुआत करनी चाहिए। और जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी उसका अधिकार देना चाहिए, ताकि जो लोग कोरोना से संक्रमित के भय से और बीमारियों से इलाज न मिलने के कारण डेथ हो जा रही है। मेरे खटीमा में दूसरा भी एक मामला है, हमारे छोटे भाई हैं मुन्ना आरती, उनकी मदर को कोरोना पॉजिटिव लगा तो यहाँ से सरकारी अस्पताल से बरेली से फिर वो कई 2 दिन तक घूमते रहे, वो उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया। फिर मैंने बात करी भोजीपुरा तो उन्होंने कहा कि भाई 48 घंटा आइसोलेशन में रख के हम उनका कोरोना टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जो है आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो वो इतने परेशान हो गए, वापस खटीमा आए। फिर यहाँ प्रयास हॉस्पिटल के डॉक्टर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कोशिश करी और टेस्ट किया, उनको पॉजिटिव लगा तो उन्हें सरकारी अस्पताल जो है उन्होंने भेजा। तो सरकारी अस्पताल में कई देर तक वो महिला नीचे पड़ी रही और जो है उसे वॉशरूम भी नहीं खोल रहे थे, इतने घबराहट। बाकी ये व्यवस्थाएं हैं, आपको क्या लगता है किसकी जवाबदेही इस पर होगी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसकी जवाबदेही होती है। तो क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री हैं, जो सरकार है, उन लोगों की इसकी जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की भी बराबर की जिम्मेदारी बनती है, जो मुख्य पदों पर बैठे हुए जो इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप साफ तौर पर लाजमी है कि सरकार की नाकामी यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से लगातार जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर फैली हुई है, लोग कोरोना से नहीं मर रहे, उनकी अव्यवस्थाओं की वजह से वहाँ पर अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस अपने स्तर पर किस तरीके से काम कर रही है, जनता तक कैसे पहुंच रही ताकि उन्हें कोई दिक्कतें ना हो? देखिए, सबसे पहली बात तो जब शुरुआती दौर में लगभग कांग्रेस के सारे लोगों को भोजन पहुंचाने का काम हो, पानी पहुंचाने का काम हो, या कोई कहीं लोग फंसे हुए उन्हें लाने का काम हो, चाहे उत्तराखंड के जो हमारे प्रवासी थे जो लाखों की संख्या में बाहर थे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम हो, उनके लिए जो है मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से मिलने का काम हो, उनकी व्यवस्थाएं कराने का काम हो, सब कांग्रेस ने किया। आज जब कोरोना से व्यवस्था हो रही है तो कांग्रेस जब सड़कों में उसके खिलाफ उतर रही है, तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का हर चौराहे पे जन्मदिन मना रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और जो है बहुत ऐसे मध्य प्रदेश में कोरोना के दौरान उन्होंने सरकार जो है कि बना दी, राजस्थान में इतना उलटफेर करने की कोशिश करी। तो वो कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं, कितनी संख्या में लोगों को वो एकत्रित कर रहे हैं, या उनके समारोह में, स्वागत समारोह में या पदाधिकारियों के बनने में, मंत्री बनने में जो स्वागत की भीड़ है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे सामान्य सी जिंदगी चल रही है। लेकिन उसी के विपरीत सरकार के खिलाफ अगर कांग्रेस कहीं आवाज उठा रही है, महंगाई के खिलाफ, कोरोना में व्यवस्था के खिलाफ, या किसी के सामाजिक निर्णयों में जो खिलाफ निर्णय दे रही है, तो सीधे सीधे सरकार उन पर मुकदमे लगाने का काम कर रही है। तो सरकार एक तो जो है कि लापरवाही बरत रही है, और लापरवाही न बरतें और लोगों को जो है कि सुविधा दे करके कोई आवाज उठा रहा है तो उसके खिलाफ वो मुकदमे लिखने का काम कर रही है। तो एक सवाल मैं पार्टी से थोड़ा मिलता जुलता पूछ लेती हूँ। इस तरीके से लगातार कांग्रेस हम देखते हैं अस्तित्व अपना बहुत पीछे छोड़ती हुई जा रही है, इसका क्या रीजन माना जाए? क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, वहाँ पर सरकार टूट गई, और राजस्थान के हालातों की अगर हम बात करें तो अभी बड़ी ही मुश्किल से जोड़ तोड़कर वापस गहलोत जी वापस अपने पद पर आए और बाकी सरकार जो है वो स्टेबल हो पाई। तो इसका आप क्या कारण मानते हैं? क्या कोई नीति है, कुछ खामियां हैं? पार्टी क्यों इस तरीके से बार बार इस तरीके को अपने आप को प्रदर्शित कर रही है? इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई से लेकर भारत के संविधान लिखकर और एकदम बहुत गरीबी की हालात में अंग्रेज जब भारत को छोड़ के गए थे, उसको यहाँ पहुँचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए संविधान का हमेशा कांग्रेस ने पालन किया। अब हमारे देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार चल रही थी, कांग्रेस के 18 विधायकों को 30-35 करोड़ रुपए प्रति विधायक देकर और बिना चुनाव लड़े, मेरे राजनीतिक 20 साल के अनुभव में बिना चुनाव लड़े जो है 14 लोगों को मिनिस्टर उन्होंने बना दिया, पहले मंत्री बना दिया, 6 महीने के अंदर चुनाव है। तो ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने करी है कि आज मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र खत्म होकर राजशाही की ओर हमारा देश जा रहा है और दोबारा गुलामी की ओर अग्रसर है। जैसे एक बार अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो वाला फॉर्मूला अपनाया था और लंबे समय के संघर्ष के बाद भारत आजाद हो पाया। दोबारा भारतीय जनता पार्टी आज हमारे जो लोकतंत्र की हत्या कर आज जो हमारे देश का सिस्टम बना हुआ था, जिसपे लोगों का विश्वास था कि अगर आप समझिए कि आपका कहीं झगड़ा होता है तो आपको लगता है कि मैं अगर शारीरिक रूप से कमजोर हूँ और जो है कि बाहुबली नहीं हूँ, अगर मुझ पर किसी ने कुछ गलत किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस मुझे उसमें निर्णय दिलाएगी। आज अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस करते हैं और जनता से न्याय की उम्मीद लगाते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हमारे देश में बनी हुई थी, उन व्यवस्थाओं में से विश्वास खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके आने वाले परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। वाकई, लेकिन लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं पार्टी के नेता खुद ही आरोप लगाते हैं नजरअंदाजी को लेकर कि कांग्रेस में नेताओं को देखा नहीं जाता, उनकी बातों को सुना नहीं जाता, ऐसा कुछ मतभेद? देखिए, कांग्रेस में सभी नेताओं को सुना भी जाता है, सभी नेताओं को देखा भी जाता है। जो मध्य प्रदेश और अगर राजस्थान की अगर आप वर्तमान के हालातों की बात करें तो जो नेता हमें देखा नहीं जाता, जो हमें सुना नहीं जाता, तो बहुत कम उम्र में उन लोगों को कांग्रेस ने बहुत बड़ी पहचान दी है। राष्ट्रीय सांसद से लेकर केंद्र में मंत्री से लेके बड़ी जनरल सेक्रेटरी जैसी जिम्मेदारी बड़ी उन्हें दी और पूरे देश में जो आज उनकी पहचान है, उस पहचान को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के बैनर में ही किया है। अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि उसकी पहचान उसकी व्यक्तिगत पहचान है तो शायद वो मुगालदे में है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो है कि उन नेताओं को पहचान देने की बात करी। अति महत्वाकांक्षा, जो लोग चाहते हैं कि अति महत्वाकांक्षा, जिन लोगों ने हमसे पहले वो संघर्ष किया है, आज उस मुकाम पर अगर वो लोग बैठ रहे हैं तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आने वाला वो समय हमारे लिए भी है। मान लीजिए जिसके 40 साल का राजनीतिक अनुभव, 40-45 साल का राजनीतिक अनुभव है और क्षेत्र में उसकी पकड़ हमारे से 4 गुना 5 गुना ज्यादा है, तो हमें स्वीकारना चाहिए कि आने वाला समय हमारा भी यही है। बिल्कुल, तो लेकिन सचिन पायलट मुझे लगता है बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत युवा चेहरा है, काफी लोगों में प्यार दिखा जाता है उनके लिए, तो उनकी बातों को एटलीस्ट सुनना चाहिए सचिन पायलट। सचिन पायलट जी ने जब राहुल गांधी जी से बात करी तो उनकी बातों को सब रखा भी गया और सचिन पायलट जी बहुत हमारे सीनियर लीडर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, युवा हैं और जुझारू हैं, कर्मठ हैं और आने वाला सुनहरा भविष्य कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट जी का है। सचिन पायलट जी ने बड़ी गंभीरता से सारे मुद्दे उठाए, सब बातें करी और कहीं भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कोई बात नहीं करी और उनकी बातों को माना गया। आज सचिन पायलट जी कांग्रेस में है और मुझे लगता है कि आने वाला समय भी सचिन पायलट का ही है। और जो है कि वैसे अशोक गहलोत जी का भी एक लंबा अनुभव है, तो आने वाला समय जो है सचिन पायलट का, उन्होंने जो है उनकी जो नाराजगी थी वो हाईकमान में रखकर उसका उन्होंने पटाक्षेप किया है और दोनों लोग वहाँ बैठे भी हैं। अब राजनीति में थोड़ा बहुत मतभेद तो सभी दलों में होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश में आगामी चुनाव की, क्योंकि प्रदेश में चुनाव अब नजदीक 2022 विधानसभा चुनाव फिर से होने वाला है। अगर हम पिछले चुनाव की मैं अगर आपको बात करूं तो सर खटीमा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे थे, बहुत अच्छी वोट बैंक इनको मिला था। आप देख सकते हैं कि ये एक पहली बार मैदान में उतरना और इतनी अच्छी लोकप्रियता लेना लोगों से, वो एक बहुत बड़ी जीत मैं मानती हूँ, मुझे लगता है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आगामी चुनाव नजदीक है, कांग्रेस लगातार ये चोटी का जोर लगा ही रही है, तो क्या कहते हैं अब आगामी चुनाव की किस तरीके की आपकी तैयारी है, क्या रणनीति है और किस तरीके से अब आप फिर से मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो हमारे प्रदेश स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं और जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं और हमारे सभी कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप जो आज उत्तराखंड में है, माननीय हरीश रावत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी, प्रकाश जोशी जी, किशोर उपाध्याय जी, बड़े सीनियर लीडर एक होकर सारे लोग मिलकर जो है कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का हित हमेशा चाहती है, प्रदेश का हित हमेशा चाहती है और उन्हें देशवासियों की परेशानी से और प्रदेशवासियों की परेशानी से दुख होता है और वो सरकार बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। जनता को सुख सुविधाएं पहुंचाएं, जनता का विकास हो, इस बात पर ज्यादा विश्वास करते हैं। चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, तो सारे लोग लगे हुए हैं और आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस का है। और रही बात हमारे
हमारी कांग्रेस पार्टी में जो है कि हमारी तैयारी की, तो हम तो जिस दिन से चुनाव हारा था उसके दूसरे दिन जो है कि यहाँ होली मिलन समारोह था। होली मिलन समारोह में दूसरे दिन में जो है कि जाकर लोगों के बीच रहा, और हम लोगों के बीच है। चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन जनता के बीच रहना और जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहना एक अलग बात है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल ही चल रहा है, तो क्या संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे आप? मेरा हमारे खटीमा की जनता से, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अनुरोध है कि ये कोरोना काल है, इसमें अब आप समझिए सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है, तो मास्क लगाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, और जब आवश्यक जरूरत हो तभी जो है कि आप अपने घर से बाहर निकलें, और सारे जो नियम कानून सरकार बना रही है, प्रशासन कह रहा है, उसका भी साथ में पालन करें। मुझे लगता है तभी हम इस कोरोना की लड़ाई से जीत पाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भुवन काफी सर जी, जिनको मैंने आपसे मिलाया। तो बस इनका यही कहना है साफ तौर पर कि इस तरीके से कोरोना का टाइम में चल रहा है, हम सभी को लापरवाही नहीं करनी, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जोर लगा रही है कि जनता को समझा सके कि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें और घर पर रहें।